विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उन्होंने सबसे पहले बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज कंपोनेंट्स आएगा उसके बारे में इन्होंने ही बताया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में मोस्ट। हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू, वेलकम बैक ऑन बीटी एकेडमी, माई सेल्फ एम स्टूडेंट। ये लेक्चर प्रोवाइड करने में बहुत टाइम का गैपिंग हो गया। एक्चुअली मैं अपने सेटअप को कंप्लीट स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पे प्रमोट करना चाह रहा था, सेटअप को कंप्लीट मर्ज करना चाह रहा था स्मार्ट बोर्ड पे, क्योंकि बायोलॉजी विदाउट स्मार्ट बोर्ड समझना बहुत ज़्यादा टफ था। और उसमें क्या होता है ना कि बायोलॉजी में कंप्लीट आपको 3D इमेज दिखाना होता है, तो 3D इमेज आप अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कैसा होगा, कौन सा पार्ट कहाँ पे होगा। अब क्या होगा कि आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और मेरे लिए समझाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा ये लेक्चर रहेगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, मीन्स बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एनसीईआरटी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बॉडी फ्लूइड में होगा क्या। बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, विच कैन फ्लो। जो फ्लूइड का एग्जांपल हो जाता है लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे लिक्विड पोर्शन को हम लोगों को पढ़ना है। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर आपको लेना क्या है, तो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड के अंदर होगा क्या, तो आप लीजिएगा इसमें ब्लड प्लस लिम्फ, लिम्फ प्लस, अब बॉडी फ्लूइड है तो ब्लड हो जाएगा, लिम्फ हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो प्लाज्मा मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ब्लड में लिम्फ भी होगा और प्लाज्मा होगा। 3 कंपोनेंट होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर। पहला ब्लड मीन्स ब्लड सेल, उसके बाद लिम्फ दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, लिम्फ हो गया अलग कंपोनेंट, ब्लड सेल हो गया अलग कंपोनेंट, और फिर एक बचा हमारा प्लाज्मा, जिसके अंदर ब्लड सेल फ्लोट करता हो उसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। तो ये 3 चीज आपको मिलेगा किसमें, बॉडी फ्लूइड के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट। तो सिंपल चीज आपको मैं बता दूं कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज मिलेगा। तो ब्लड के अंदर आपको मालूम है जिसे बोला जाता है क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, इसे बोला जाता है ब्लड सेल। ब्लड सेल के अंदर क्या क्या चीज आएगा, तो इसके अंदर आएगा 3 चीज, क्या, तो आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और फिर क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड सेल के अंदर, ब्लड के अंदर। और लिम्फ के बारे में आते हैं, आपको बता दें थोड़ा सा, लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ को बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है, सिंपल भाषा में याद रखना आपको, दिस इज टिश्यू फ्लूइड, ठीक। और प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, तो याद रखना आपको क्या, वाटरी सब्सटेंस। वाटरी सब्सटेंस मतलब जो पानी की तरह हो, मतलब लिक्विड पोर्शन, हम मैं बोल दूं ऐसे, लिक्विड पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है क्या, प्लाज्मा। तो याद रखिएगा आप, टिश्यू लिम्फ में हो जाएगा टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा हो जाएगा वाटरी सब्सटेंस मीन्स लिक्विड, और लिक्विड सब्सटेंस हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड के अंदर हम लोग ये देखें। उसके बाद आता है क्या, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बॉडी फ्लूइड दैट इज ब्लड, लिम्फ एंड प्लाज्मा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, कि सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन के अंदर आते हैं तो सिंपल चीज क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ
fluid from one part of organ to अनदर। सिंपल याद रखना है आपको, क्या सर्कुलेशन में क्या होगा, सिंपल कि ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड मीन्स, बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड सेल और लिम्फ प्लाज्मा। तो ब्लड सेल और प्लाज्मा और लिम्फ ये तीनों को ब्लड फ्लूइड बोल रहे हैं, उसका ट्रांसफर होना एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन तक, उसे ही बोला जाता है क्या, सर्कुलेशन। अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या कि पहला चीज क्या हो जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 तरह का चीज होगा। सबसे पहला हार्ट, इसे बोला जाता है क्या, इसका एक ही काम है, इसे बोला जाता है पंपिंग ऑर्गन। जो क्या काम करता है, बॉडी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ये हो गया हार्ट। सेकंड में क्या मिलेगा आपको, तो सेकंड में याद रखना आपको, हार्ट ये हो गया, उसके बाद आएगा वेसल्स। ठीक, अब वेसल के अंदर क्या क्या चीज होगा, तो वेसल के अंदर होगा, आपको सिंपल याद रखना है क्या, आर्टरी, उसके बाद आर्टरी के बाद आता है वेन, उसके बाद क्या आएगा, तो कैपिलरी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी मीन्स सिंपल चीज, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैं इसे डिफाइन कर दूं यहाँ पे, तो याद आपको रखना है क्या कि हार्ट होगा, हार्ट प्लस वेसल, हार्ट प्लस वेसल, और फिर प्लस बॉडी फ्लूइड। मतलब हार्ट होगा, वेसल होगा और बॉडी फ्लूइड होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक, यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ सेकंड, थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप क्या, थर्ड नंबर में बॉडी फ्लूइड। ठीक, अब बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होगा, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ब्लड कंपोनेंट प्लस, कॉमा दे दो, ब्लड कंपोनेंट, लिम्फ एंड प्लाज्मा। ये आपका कंप्लीट सिस्टमेटिक वे से हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिएगा क्या होते हैं, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इज द फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उन्होंने सबसे पहले बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज कंपोनेंट्स आएगा उसके बारे में इन्होंने ही बताया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और बच रहा है आपके लिए, क्या, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है क्या, एंजियोलॉजी। आपको मालूम है कि एंजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी मीन्स होता है स्टडी, और एंजियो मीन्स याद रखना आपको एक चीज, क्या कि एंजाइना का नाम सुना, एंजाइना मीन्स होता है ब्लड वेसल को बोला जाता है एंजाइना, जिसको बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट डिजीज है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो एंजाइना मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि ब्लड वेसल होता है, मीन्स ब्लड वेसल आया तो ब्लड वेसल में हार्ट भी आ जाएगा।
और उसके बाद लॉजी है मीन्स स्टडी, तो ब्लड वेसल के बारे में सिर्फ नहीं पढ़ना, अब उससे क्या क्या जाता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं हम, तो उससे क्या क्या जाएगा वो सारे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। किस में? एंजियोलॉजी में। तो एंजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर एंजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ABCD सब चीज जानने को बोलते हैं क्या? एंजियोलॉजी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं फर्दर आगे चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ ले कि ABCD क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, क्या तो मैं आपको ले चलता हूँ ब्लड के ऊपर, क्योंकि मेन जो पोर्शन है उसको पहले पढ़ते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इज आपको मालूम है 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, ब्लड इज अ रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेड लगाया नहीं लगाया कोई जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड क्यों बोले? क्योंकि वो जस्ट लाइक अ वाटर, वाटर मीन्स प्लाज्मा की वजह से वो आगे की तरफ जाता है, ट्रांसफर होता है, फ्लूइड इसलिए बोल दिया इसको। और उसके बाद फिर आया क्या? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे डिफरेंट ऑर्गेन्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है, इसलिए इसे बोला गया कनेक्टिव। और टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल से बना हुआ है, और बहुत सारा सेल जब एक जगह पे कॉम्बाइन हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्या? टिश्यू। मीन्स एक सर्कुलेटरी सिस्टम में लाखों करोड़ों सेल होते हैं, ब्लड सेल, इसलिए इसे बोला गया क्या? टिश्यू। मीन्स ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप एक चीज बोलना, आप बोलोगे कि सर एक सेल, यहाँ पे तो सेल सेल है, टिश्यू तो बनता ही नहीं, कंप्लीट एक ब्लड सेल है, RBC एक सिंगल सेल है, WBC एक सिंगल सेल है, प्लेटलेट्स एक सिंगल सेल है, तो यहाँ पे टिश्यू कहाँ से आया? RBC को कॉम्बाइन नहीं कर सकते, WBC को कॉम्बाइन नहीं कर सकते, प्लेटलेट्स को कॉम्बाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब फ्री लिविंग होता है, इंडिविजुअल होता है, एक एक होता है। देखो याद रखना एक चीज कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ किस में रहे? तो ब्लड के अंदर पढ़ रहे हैं। सिर्फ ब्लड के अंदर RBC नहीं आता, सिर्फ ब्लड के अंदर WBC नहीं आता, सिर्फ ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं आता, इसलिए तीनों को कंबाइन कर दिए ना एक जगह पे, इसलिए इसे बोलेंगे क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मींस कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है क्या कि इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि स्लाइटली एक मिनट, स्लाइटली अल्कलाइन मीन्स क्या होगा कि pH इसका हो जाएगा कितना? तो 7.4 मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। 7.5 हो जाएगा इसका, 7.4 हो जाएगा इसका pH। स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली मीन्स होता है क्या? हल्का, हल्का अल्कलाइन। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज, अल्कलाइन क्या होता है? तो यहाँ पे समझिएगा, अल्कलाइन, अल्कलाइन जो होता है ना, ये एक नेचर होता है, नेचर को बोलते हैं अल्कलाइन। मतलब ये एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है, कैसा नेचर है? तो ये बेसिक नेचर है, इसलिए इसे बोला जाता है क्या? अल्कलाइन। अल्कलाइन इज अ नेचर। एंड अल्कली एक होता है अल्कली। तो अल्कली क्या होता है? तो आपको समझना है क्या कि अल्कली इज अ dissolved बेस इन वाटर। जब बेस को आप पानी में डाल दीजिएगा ना तो उसे अल्कली बोलते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे, ये है हमारा बेस, प्लस उसमें ऐड कर दिए क्या? वाटर, या वाटर के अंदर रख दीजिए आप क्या? बेस। तो अब ये जो बनेगा ना वाटर एंड बेस का कॉम्पोजिशन मीन्स कॉम्बिनेशन, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? अल्कली।
और इससे टेस्ट जब करेंगे ना हम लोग, या उसके नेचर को पढ़ेंगे कि केमिकल नेचर कैसा है इसका, तो बेस की तरह होगा, तो अब इसे बोलेंगे क्या, अल्कलाइन नेचर। तो वैसा ही होता है क्या, ब्लड हमारा जस्ट लाइक अल्कलाइन मीन्स कड़वा होता है हल्का सा, कभी मुंह में चला जाता होगा तो कड़वा टाइप का लगता है, तो कड़वा टाइप का होता है, अल्कलाइन नेचर है इसका, बेस प्लस वाटर को। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो क्या, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या बन जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, इसे बोला जाता है क्या, और प्लस H2O, ये वाटर हो गया। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, क्योंकि वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर ही, तो वाटर तो रहेगा ही बाबू। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है ना, कि मैग्नीशियम +2 में ब्रेक होता है और ऑक्सीजन -2 में ब्रेक होता है, और वाटर H+ में और OH- में ब्रेक होता है, प्लस वाला माइनस के साथ चला गया तो MgOH होल ट्वाइस बन गया, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो ये होता है क्या, बेस। और इसे एक चीज और समझ लीजिए, इसे बोलते हैं क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो स्लाइडली अल्कलाइन होगा। दूसरी बात ये हम लोग देखते हैं इसमें कि ब्लड के अंदर देखने को क्या मिलेगा आपको, तो ब्लड इज इक्वल्स टू, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, आपको पिछले स्लाइड में बात किया था मैंने। फॉर्म्ड एलिमेंट मीन्स, देख लीजिए, फॉर्म्ड एलिमेंट को मैं बोल रहा था क्या, ब्लड सेल, ब्लड सेल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। तो अब देखिएगा इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस, अब एक मिनट, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 45% प्लस, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट के बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा हो जाएगा आपका कितना, 55%। तो ये ब्लड के अंदर हम लोगों को मिलेगा देखने को। अब एक चीज और, अल्कलाइन नेचर ऑफ ब्लड, ब्लड इज ड्यू टू, अल्कलाइन नेचर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू, समझना, अल्कलाइन नेचर ब्लड का क्यों, किसकी वजह से है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो याद रखना आपको क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की वजह से, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए मैं आपको इसका बेसिक बता दूं। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है कि जब H2O को ना, जब आप H2O को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाइएगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर को डिसॉल्व कर दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए, प्रेशर ज्यादा कर दीजिए, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा एक दूसरे में। अब जो एसिड बनेगा ना, इसे बोलेंगे क्या, H2, देख लीजिए H2, 2 हाइड्रोजन और CO3, H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड को बोला जाता है क्या, सॉफ्ट ड्रिंक। मतलब क्या हुआ कि वही कोको कोला, थम्स अप जो आप पीते हैं ना, उसके अंदर यही होता है कार्बोनिक एसिड, मीन्स हाई अमाउंट में ये होता है, अगर ये ना हो तो खत्म। और जब आप डेकार लेते हैं एक बार, बाहर निकलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, गैस। अगर ये ठंडा नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, गर्म रहेगा तो काम, मीन्स ठंडा रहेगा तो काम करेगा और गर्म रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, मीन्स हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व किया हुआ होता है। तो ये चीज समझ में आया, अल्कलाइन नेचर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड बाय कार्बोनिक एसिड H2, ये चीज करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में अब हम लोग देखते हैं क्या। एक चीज और मैं समझा दूं आपको, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट
pH of pure blood is more than impure blood. pH of pure blood is more than impure blood. मतलब क्या हुआ कि आपको मालूम है कि pH स्केल में जैसे जैसे हम लोग pH लेवल आगे की तरफ बढ़ता है, 7 से ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर आता है और 7 से डाउन होता है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा. मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड का, नॉर्मल ब्लड का pH है 7.4, मीन्स दैट इज बेस है, वो अल्कलाइन है, अल्कलाइन नेचर का है. अब क्या लिखे यहाँ पे, pH ऑफ प्योर ब्लड इज मोर देन, मतलब प्योर ब्लड आप लीजिएगा, अगर अच्छा ब्लड होगा तो उसका pH ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, और जैसे उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होने लगेगा ना तो उसका pH डाउन होने चला जाएगा, मतलब डाउन होने लगेगा इम्प्योर ब्लड का. मतलब कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक करता है या जहर खा लेता है तो उसका ब्लड जो होता है ना, ब्लड का pH बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है. और जब ब्लड का pH डाउन होगा तो सबसे पहला चीज़ क्या देखने को मिलेगा, इंसान मर क्यों जाता है, मरता क्यों है, जब ब्लड के अंदर का pH डाउन होने लगेगा, मीन्स एसिडिक कैरेक्टर होगा ब्लड का, तो होगा क्या, ड्यू टू acidic character of blood, due to acidic character of blood, less hemoglobin combined to RBC. मतलब अगर pH लेवल कम हुआ तो बहुत कम से कम हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के सरफेस से अटैच होगा, और जितना अगर आपके आरबीसी से हीमोग्लोबिन अटैच हो रहा है मतलब ऑक्सीजन आपका क्या होगा, नहीं पहुंच पाएगा. सिंपल चीज़, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, मीन्स क्या होगा कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या काम करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है. तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगा, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगा मतलब क्या हुआ कि आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका डेथ हो सकता है इमीडिएट. तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर कोई जहर ले लेता है और हॉस्पिटल में आप एडमिट करने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करता है कि उसे सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगा देता है. फर्स्ट राउंड में वो हाफ लीटर का जो ये होता है वाटर होता है उसको बहुत तेज़ी से वो गुजार देगा आपकी बॉडी से, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में जो बाइकार्बोनेट है ना वो तेज़ी से चला जाए, मीन्स पूरे बॉडी में फैल जाए. एक्चुअली में होता क्या है कि बाइकार्बोनेट जो होता है ना, इसे बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड, मीन्स ये बाइकार्बोनेट है. बाइकार्बोनेट जो होता है ना वो हमारे ब्लड के pH लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है. मीन्स बाइकार्बोनेट जो होगा ना वो कभी भी याद रखेगा कि जो भी पैक्ड फूड आता है ना या किसी भी फूड का एक्सपायरी होता है उसके अंदर बाई प्रोडक्ट मिलाया जाता है, बाई प्रोडक्ट बोल रहे हैं, बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है. एक्चुअली में क्या होता है ना कि बाइकार्बोनेट इज अ बफर सॉल्यूशन, बाइकार्बोनेट is a बफर सॉल्यूशन. बाइकार्बोनेट जो है वो बफर सॉल्यूशन. अब बफर सॉल्यूशन की वजह से आपका ब्लड बफर सॉल्यूशन होता है क्या है, तो बफर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो आपके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को मेंटेन करता हो. अब वो मेंटेन करेगा तो आपके बेसिक कैरेक्टर को भी नहीं बढ़ा पाएगा और एसिडिक कैरेक्टर को नहीं बढ़ा पाएगा, मतलब 7.4 कांस्टेंट बना रहेगा आपका pH. उससे वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बाइंड करेगा, आपके हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाएगा और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर पाएगा वो ब्लड आरबीसी. अगर जो कोई जहर लेता है तो जहर लेने की कंडीशन में क्या होता है कि वो बफर सॉल्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स एसिडिक हो जाता है,
ज़्यादा एसिड ले लिया ना, जहर के अंदर एसिड होता है, वो ज़्यादा एसिड ले लिया तो ब्लड का कंपोनेंट जो हो गया वो एसिडिक हो गया। एसिडिक हुआ तो आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होने लगेगा। हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगा तो इंसान का डेथ हो सकता है। इसीलिए क्योंकि हम लोगों को हर एक माइक्रो सेकेंड पर भी हम लोगों के ब्रेन में एनर्जी पहुंचना जरूरी है, मीन्स एनर्जी होना जरूरी है। अब वो एनर्जी मिलेगा नहीं तो ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा, ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तो वाइटल ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा या हार्ट अरेस्ट हो जाएगा, मीन्स हार्ट बीट करना बंद कर देगा, काम खत्म हो गया है, उसके बाद इंसान का खात्मा हो जाएगा। तो ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ब्लड लेस हीमोग्लोबिन कॉम्बाइंड टू आरबीसी, आरबीसी के सरफेस से लेस हीमोग्लोबिन कॉम्बाइंड होगा। उसके बाद आते हैं मेन नेक्स्ट पॉइंट में कि हेमाटोपोसिस क्या होता है। हेमाटोपोसिस को बोला जाता है क्या, ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज हेमाटोपोसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो सबसे पहले आप समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेमाटोपोसिस जो होगा ना इन फिटस, मीन्स फिटस को एम्ब्रायो बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर कहाँ बनेगा, it occur in yolk sac, yolk sac के अंदर होगा, and later in liver, then तो ये वाला थोड़ा सा मेरा सीन कट गया था, समझिएगा क्या है। इसमें लिखा हुआ है इन फिटस एम्ब्रियो इट आकर इन यॉक सैक एंड लेटर इन लीवर देन स्प्लीन एंड इन लास्ट बाय बोन मैरो। मतलब सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर कहाँ बनेगा, तो यॉक सैक के अंदर, उसके बाद लीवर बनाएगा, लीवर के बाद स्प्लीन बनाएगा, स्प्लीन के बाद बोन मैरो बनाएगा, और एडल्ट के अंदर बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। अब समझते हैं हम लोग, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्ब्रियो ये होता क्या है। देखिएगा, ये है आपके लिए क्या, ये है क्या, तो एम्ब्रियो सैक मीन्स यॉक सैक। यॉक सैक मतलब अभी यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ कि कैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ब्लड फॉर्मेशन होगा पहला, पूरे बॉडी में, पूरे ही होल पोर्शन में बताएगा, ये पूरे होल पोर्शन में ब्लड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग जाएंगे तो कहाँ बनेगा, लीवर के अंदर, उसके बाद स्प्लीन के अंदर, उसके बाद बोन मैरो के अंदर बनेगा। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग आगे कि जैसे आपको मैं ये बता दूं कि एक हो गया, कुछ पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पिक्चर में क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि प्लाज्मा और लिम्फ के अंदर क्या क्या कैसा दिखता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में तो अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, बट देख लीजिए, ये हो जाएगा ब्लड और ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए ये है ब्लड नीचे वाला ब्लड सेल, और ये हो जाएगा आपका क्या, प्लाज्मा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट ब्लड के बारे में ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं हम लोग, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ब्लड के बारे में पढ़ें, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पढ़े अभी हम। सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ेंगे ब्लड का, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज प्लाज्मा? इट इज अ straw colored viscous, it is a straw colored viscous substance। straw कैसा होता है,
स्ट्रा मतलब जैसा पीला की तरह होता है। अभी आपको प्लाज्मा का स्ट्रक्चर दिखाए थे, आप देख लीजिए। ये है आपके प्लाज्मा का, देखिए यहाँ, ये है आपका प्लाज्मा, ठीक। तो इट इज़ अ स्ट्रा कलर्ड विस्कस सब्सटेंस, मीन्स ऊपर वाला जो रीजन है ना, ये वाले रीजन को बोलते हैं क्या, ये वाले को बोलते हैं प्लाज्मा। ये है प्लाज्मा, और ये हो जाएगा आपका क्या, तो ब्लड कंपोनेंट, मीन्स सेल। ब्लड सेल नीचे वाला हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, प्लाज्मा। जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है या फिर इसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो ऊपर वहीं वो प्लाज्मा चला जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इट कंटेन, हाँ, 6 to 8% of plasma protein and 90 to 92% वाटर। मतलब प्लाज्मा के अंदर 90 से 92%, 90 to 92% आपको मिलेगा क्या, तो वाटर कंपोनेंट्स मिलेगा, और सिर्फ 6 to 8% आपको मिलेगा क्या, तो याद रखना है प्लाज्मा प्रोटीन। अब प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है तो समझिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। 3 तरह का प्लाज्मा प्रोटीन होता है। पहला, फर्स्ट पार्ट में आपको याद रखना है क्या, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, तो याद रखना है आपको, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग मीन्स ब्लड को कोगुलेट करने में, जमने में, थक्का लगाने में, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। कौन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। इट इज़ अ प्रोटीन, याद रखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोटीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन में आते हैं, तो वो हो जाएगा आपके लिए क्या, सेकेंड नंबर में ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में याद रखना है क्या, इट प्रोवाइड एंटीबॉडी एंड हेल्प इन fighting with foreign particles, ये फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में मदद करता है। फाइटिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, FI, ये लिख लीजिएगा फाइटिंग का स्पेलिंग, FIGSTING, फाइटिंग। फाइटिंग करने में मदद करेगा किससे, तो एंटीबॉडी मीन्स, एंटीबॉडी जो होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। याद रखना है, आपको एक और चीज़ लिख देते हैं, एंटीबॉडी प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अब इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा तो सिंपल चीज़ कि अपने आप फॉरेन पार्टिकल्स से हम लोगों को हिफाजत मिलेगा। फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस,
फंगे, ये सबसे हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन याद रखना है आपको। दूसरी बात ये याद रखना है, थर्ड नंबर में क्या है, तो थर्ड नंबर में याद रखना आपको थर्ड नंबर में याद रखना है अल्बुमिन, अल्बुमिन प्रोटीन। अब ये भी एक तरह का प्रोटीन है और क्या चीज़ में मदद करता है, तो इट मेंटेन बॉडी ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो याद रखना है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब, तो याद रखना है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर मतलब आयोनिक एंड वाटर लेवल मेंटेन। मतलब ये क्या काम करेगा, वाटर और आयोनिक को बैलेंस बनाकर रखेगा। आयंस डिसॉल्व चार्ज इन अ लिक्विड आर कॉल्ड एज आयंस। तो आयंस को ये मेंटेन करेगा, मीन्स वाटर को और आयंस को मेंटेन करके रखेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं उसको, लिक्विड के अंदर प्रेशर लगने वाले को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होगा वो उसी चीज़ में हेल्प करेगा, याद रखना आपको। दूसरी बात ये समझना है कि आपको कुछ एंटीबॉडी के बारे में बता दूं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है ना, वो होता है क्या, एक प्रोटीन है, जैसे आपको मालूम होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसे दिखाया जाता है आईजी साहब, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एक्चुअली में ये आईजी ही है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट देता है और ये वॉच में रहता है कि कोई अगर फॉरेन पार्टिकल्स आ जाता है तो उसको इन्वेड कर देगा, ख़त्म कर देगा। इम्यूनो मतलब होता है क्या, इम्यूनिटी। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, तो वैसा प्रोटीन जो हम लोगों को क्या देता हो, इम्यूनिटी देता हो, उसे बोलेंगे इम्यूनोग्लोब्यूलिन। याद रखना है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन मीन्स एंटीबॉडी। क्या होता है ये, तो हो जाएगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब क्या हुआ, तो एंटीबॉडी, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, और बॉडी मीन्स पार्टिकल मतलब फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन होगा उसके अगेंस्ट में काम करेगा, उसे बोलेंगे क्या, एंटीबॉडी। और उसे बोला जाता है एंटीजन। तो एंटीजन अगर कोई आया है तो उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, उससे भी ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स के अंदर है, समझना है कि प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो क्या काम करता है, क्लॉट करने में मदद करता है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंटेन्स 6 to 8 प्लाज्मा प्रोटीन एंड 90 to 90 वाटर और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो याद रखना है, प्लाज्मा के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो देखिएगा, प्लाज्मा के अंदर है क्या, तो क्लॉटिंग फैक्टर, ये 13 होता है, जिससे ब्लड कोगुलेट करता है, जमता है, क्लॉट करता है, जिससे फर्दर ब्लीडिंग नहीं होता है। तो प्लाज्मा के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अगर इस प्लाज्मा के अंदर से, मीन्स प्लाज्मा है हमारा, और उस प्लाज्मा से
क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे, प्लाज्मा से आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दीजिएगा तो वो बन जाएगा क्या, सीरम। क्या बोलेंगे उसे, सीरम। तो सिंपल भाषा में ये इसको लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना, याद रखने के लिए, क्योंकि बायोलॉजी को हर एक बार लैंग्वेज से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, और लैंग्वेज से पढ़ने से तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। प्लाज्मा प्लस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। और याद रखना है आपको क्या, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीरम के अंदर ही क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। तो अब समझते हैं इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें। तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दीजिएगा ना आप, तो क्या मिलेगा आपको, सीरम। और इसी के अंदर होता है सीरम हैज़ एंटीबॉडी, और इसी सीरम के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। मतलब आपको एंटीबॉडी को देखना होगा, तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दीजिए, जो भी बचेगा वो बन जाएगा क्या, आपका एंटीबॉडी। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है ये आपके लिए, और इसको कंप्लीट अच्छे से बना लीजिए। और ये नीट लेवल पे है बाबू, याद रखिएगा नीट लेवल पे है ये। और दूसरी बात ये कि बायोलॉजी के लिए ये बहुत आसान तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स, इसको अच्छे से नोट्स डेवलप कर लीजिए। और फिर हम लोग कंप्लीट क्या है ना, सबका पिक्चर देख देख कर पढ़ेंगे। देखते हैं कुछ बच गया तो नहीं ना। जैसे ये हमारा क्या है, इसे बोलते हैं क्या, तो फिटस, फिटल लाइफ है ये, इसे बोलते हैं फिटस। ठीक, उसके बाद भी देखते हैं हम लोग, और देखते हैं इमेज में, ये हो जाएगा आपका ब्लड कंपोनेंट। तो अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसलिए अभी नहीं दिखाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा अच्छा है, ये इसको समझ लीजिए आप। देखिए ब्लड स्ट्रक्चर मीन्स ब्लड है इसके अंदर, देखिए यहाँ ये वाला हो जाएगा आपका नीचे में रेड ब्लड सेल 38 to 48, ये याद नहीं रखना आपको। ये हो जाएगा प्लेटलेट्स, बीच वाला हो जाएगा वाइट ब्लड सेल, और ये जो बच रहा है ना ये हो रहा है आपका क्या, प्लाज्मा। परसेंटेज याद नहीं रखना आपको। और इसके अंदर आइएगा आप, तो ये वाइट ब्लड सेल, ये वाला जो है वो प्लाज्मा है, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, और ये हो जाएगा जो रेड दिख रहा है ना, ये हो जाएगा रेड ब्लड सेल। कैसा होता है ये आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर होगा हमारा ब्लड कंपोनेंट्स के ऊपर, मीन्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। जब तक के लिए आप नोट्स को डेवलप कीजिए और कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई। थैंक यू।